आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर यानी कोको यूपीएससी पर। एक जबरदस्त ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर अपडेट आया है जो ये तय करेगा कि ईडब्ल्यूएस रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। और तमिलनाडु के जो सीएम है एम.के. स्टालिन, इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन यानी सुदामा कोटा हटा दीजिए। पहली बात, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को सुदामा कोटा क्यों कहते हैं, अगर आपको ये बात नहीं मालूम तो जो जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में 10% रिजर्वेशन दिया गया है। और क्योंकि सुदामा साहब जो हैं वो गरीब ब्राह्मण के रूप में जाने जाते हैं और इसलिए सुदामा कोटा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का एक नया नाम उभर के आ रहा है। और एम.के. स्टालिन की गवर्नमेंट ने कहा है कि सुदामा कोटा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हटा दीजिए। इनके पीछे इनके क्या तर्क हैं और जरूरी तर्क हैं, और हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन कारणों से सुप्रीम कोर्ट हटा दे या ना भी हटाए, इनकी याचिका को रिजेक्ट कर दे। क्या होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले इनका पहला तर्क देखिएगा तो इनका पहला तर्क ये है, सबसे पहली चीज जो कही है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने वो ये कही कि आपने कोई सर्वे कंडक्ट नहीं करवाया है, यानी कि इनने सेंट्रल गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया है और कहा कि आपने भाई किस बेसिस पे दे दिया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और 10% कैसे बोल दिया। तमिलनाडु में केवल 3% लोग ही अपर कास्ट के हैं, तो 10% रिजर्वेशन कैसे दे दें। आपने कोई रिसर्च करवाई क्या? नहीं करवाई। आपके पास कोई डेटा है क्या? कोई डेटा नहीं है। बस आप अपने आप एक दिन उठे और आपने बोला ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लगा रहे हैं, 10% दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 8% लोग अपर कास्ट के हैं जबकि 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देने की बात कही जा रही है। तो इसलिए तमिलनाडु सरकार का कहना है कि आपने किस बेसिस पे किया। मैं आपको फिर बोल दूं, ये मैं जो भी आपको बातें बता रहा हूं ये तमिलनाडु की जो याचिका है ये उसकी बातें हैं, तो इसको किसी के पर्सनल व्यूज नहीं लेना। ये तमिलनाडु की में जो याचिका उन्होंने सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, तमिलनाडु की सरकार ने, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो कोई सर्वे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं करवाया, ऐसा सबसे पहला क्लेम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमिलनाडु सरकार का। दूसरा, कोई डिमांड ही नहीं है। तमिलनाडु की सरकार ने बोला कि भाई क्या भारत सरकार ने कोई सर्वे करके ये पूछा क्या कि कितने सवर्ण लोग हैं अलग अलग राज्यों में और कितने उसमें गरीब हैं, कितनी उनमें शिक्षा का स्तर फैला है? क्या किसी ने आपसे बोला जनरल कैटेगरी के अंदर कि हमको ऐसा कोई रिजर्वेशन दो? कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई मांग नहीं हुई, आपने अपनी मनमर्जी से कैसे दे दिया? ये दूसरा पॉइंट है तमिलनाडु की सरकार का कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पर्सनल उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जनरल कैटेगरी को वोट बैंक बना के उनका इस्तेमाल करने के लिए रिजर्वेशन दिया है। और क्योंकि कोई मांग तो किसी की थी नहीं ऐसा रिजर्वेशन, किसने मांग की है, ऐसा तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला। ऑलरेडी 69% रिजर्वेशन, हाउ कैन वी एक्सीड? तमिलनाडु की सरकार ने जो तीसरा पॉइंट उठाया वो बोला है कि हमारे राज्य में 69% रिजर्वेशन ऑलरेडी अभी तक मौजूद है और ऊपर से आप कह रहे हो कि हम 10% और रिजर्वेशन दे दें, यानी इसको हम 79 तक ले जाएं, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है तमिलनाडु की सरकार का, ये सुप्रीम कोर्ट आउटराइटली रिजेक्ट कर देगा। इसलिए क्योंकि भाई इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी राज्य को 50% से ऊपर रिजर्वेशन एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो लेकिन तमिलनाडु ने ऑलरेडी कितना कर दिया, 69, तो आपने तो पहले इस लिमिट को वायलेट कर दिया। तो जब तमिलनाडु सरकार को रिजर्वेशन देना था तब इनने ये नहीं सोचा कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वायलेट हो रही, तब इनने दे दिया। जब इनको खुद को देना था तब इनने दे दिया, और अब जब इनको बढ़ाने को कहा गया तो अब ये कह रहे हैं हम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आगे हो चुके हैं। तो भाई जब तुम आगे हो चुके तो तुम लोग खुद आगे हुए थे। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि ये लोग वोट बैंक नहीं समझते हैं जनरल कैटेगरी के लोगों को तमिलनाडु में। कौन? तमिलनाडु सरकार, क्योंकि 3% ही टोटल पॉपुलेशन में तमिलनाडु की सवर्ण लोग हैं और इसलिए ये उनको खुश करने में इंटरेस्टेड नहीं है तमिलनाडु सरकार, और इसलिए इनको रिजर्वेशन 10% एक्स्ट्रा नहीं देना चाहती है। और इनका एक कारण यह है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपने 50% की गाइडलाइन बनाई है, हम लोग ऑलरेडी उसको एक्सीड कर चुके हैं, अब हम और 10% देंगे तो और एक्सीड हो जाएगा। तो मुझे लगता है इस वाला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देगा कि भाई जब आपने पहले ही कर ली तो अब क्या आपको 10% बढ़ाने में दिक्कत है, ये वाला पॉइंट आ सकता है। नेक्स्ट बात, इकोनॉमिक स्टेटस कैनॉट अलोन बी दी बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यह भी कही थी कि केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, किसी की आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है तो उसको रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था। तो सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि जो लोग समाज में ट्रेडिशनली यानी बहुत सालों से पारंपरिक रूप से जो शोषित किए गए हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में कहा। और यही बात तमिलनाडु सरकार उठा रही है कि सुनिए सुप्रीम कोर्ट, आपने अपने एक केस में एक बात पहले कह दिया था कि इकोनॉमिक आधार पर नहीं देख सकते, आर्थिक स्थिति किसी की खराब है तो सरकार को पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम यानी गरीबी हटाओ कार्यक्रम लाने चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो अभी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट आप कैसे अलाउ कर सकते हो, इसको रिजेक्ट करो। तो ये सारे पॉइंट हैं जो तमिलनाडु की सरकार ने रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक दूसरे पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा। तो ये भी बड़ा जबरदस्त अपडेट है। इस पेटिशनर ने देखो क्या बात कही, सुनिएगा।
इस पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जब भी तमिलनाडु सरकार की याचिका आई तो इस पिटिशनर ने भी कहा कि SC ST EWS में रखिए और रेंज ऑफ EWS बढ़ाइए। तो इस पिटिशनर ने कहा है कि भाई जो गरीबी है वो जाति देख के नहीं आती और इसलिए हमें EWS से कोई समस्या नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? तो जो SC ST का जो व्यक्ति जिसने याचिका लगाई वो कह रहा है कि हमें EWS से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप SC ST के गरीब लोगों को भी EWS में इंक्लूड करो। इनका यह कहना है कि देश में 16.6% लोग शेड्यूल्ड कास्ट के आज मौजूद हैं जिनके पास 1% से भी कम जमीन है, यानी कि आर्थिक रूप से SC ST के लोग आज भी बड़े पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं और इसलिए आप उनको भी इंक्लूड करो। इन याचिकाकर्ता ने यह बोला हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि जनरल कैटेगरी के किसी गरीब व्यक्ति को आरक्षण मिले, मगर SC ST के भी गरीब लोगों को ना छोड़ा जाए, हमको भी इंक्लूड करो। तो यहां पे ने EWS को कंटिन्यू रखने लेकिन SC ST के गरीबों को भी EWS में इंक्लूड करने की बात कही है, जबकि तमिलनाडु सरकार ने बोला EWS हटाई दो। तमिलनाडु की सरकार ने क्या बोला? EWS हटाई दो, क्योंकि हमारे पास एक तो 69% हो चुका है, दूसरी बात हमारे यहां तो बस 3% ही लोग अपर कास्ट के। तो तमिलनाडु ने बोला पूरी तरीके से हटा दो। इन याचिकाकर्ता ने बोला कि नहीं EWS रखो लेकिन SC ST गरीब लोगों को भी शामिल करो EWS में, उनको भी रिजर्वेशन दो। अब हम सुनते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पक्ष है। अभी तक हमने बोला भाई तमिलनाडु सरकार का पक्ष, हमने बोला एक याचिकाकर्ता का पक्ष। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में कौन सा पक्ष रखा है सुप्रीम कोर्ट में, और यह पक्ष समझना बेहद जरूरी क्योंकि ये डिफेंड कर रहे हैं EWS को, क्योंकि नहीं दिया है। तो अब देखते हैं कि इनका क्या पक्ष है। सबसे पहली चीज, अटॉर्नी जनरल अभी कौन है? के वेणुगोपाल। और ये अटॉर्नी जनरल यानी सरकारी वकील, हाईएस्ट सरकारी वकील, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में यही रिप्रेजेंट करते हैं। और मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो पक्ष रखती है आप मान के चलें कि इनके थ्रू ही रखती है। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं नए अटॉर्नी जनरल की भी घोषणा हो गई है और वेंकट रमानी साहब 1 अक्टूबर से नए बन जाएंगे अटॉर्नी जनरल। लेकिन करंट कौन है? के वेणुगोपाल। और इनने पता है क्या कहा? इनने EWS को डिफेंड करते हुए क्या कहा कि SC STs हैव बीन ऑलरेडी लोडेड विद बेनिफिट्स। तो इनने पता है क्या बात कही है? इनने इस आर्गुमेंट को काउंटर किया है। अभी देखो मैंने आपको बोला एक याचिकाकर्ता ने बोला कि गरीब SC ST को भी EWS में लाओ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? तो इनने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को अलग अलग स्कीम्स और पॉलिसीज में ऑलरेडी हमने ढेरों बेनिफिट दे के रखे हैं, वो लदे हुए हैं बेनिफिट से, ऐसा ही कहा गया है। और इसलिए हम उनको और एडिशनल नहीं देना चाहते हैं, रिजर्वेशन EWS में नहीं रखना चाहते हैं उनको, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट मौजूद हैं। तो देखो क्या कहा, ही सेड दैट SC STs आर इन अ ट्रेमेंडस पोजीशन एज रिजर्वेशंस आर कंसर्न्ड। तो रिजर्वेशंस के मामलों में SC ST वैसे ही बड़े शानदार स्थिति में है, उनको और रिजर्वेशन EWS में नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा इनने कहा और उस याचिकाकर्ता की आर्गुमेंट को काउंटर किया। अब सुनना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्राइवेट स्कूल्स अंडर राइट टू एजुकेशन बेस्ड ऑन इनकम। अब यहां पे इन्होंने तमिलनाडु सरकार की देखो किस बात को काउंटर किया है। याद करो तमिलनाडु सरकार का एक पॉइंट हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक स्टेटस कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। क्या बोला इसने? तमिलनाडु की सरकार ने बोला कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आपने खुद ये बात इंदिरा साहनी केस में कही है, तो फिर अब आप EWS क्यों अलाउ कर रहे हो? ऐसा तमिलनाडु सरकार ने कहा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको काउंटर करते हुए कहा है कि सुनो सुप्रीम कोर्ट मैं आपको याद दिलाता हूं, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में की तरफ से वेणुगोपाल साहब ने कहा कि मैं आपको याद दिलाता हूं कि राइट टू एजुकेशन 2009 का राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आपने प्राइवेट स्कूल्स में जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व करने का आदेश दिया है। तो प्राइवेट स्कूल्स, अगर आप बच्चों को यह बात नहीं मालूम तो मैं बता दूं, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल्स को कुछ सीट आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए रिजर्व करनी पड़ती हैं, यानी रिजर्वेशन है आर्थिक आधार पर। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लेम किया। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट ने, कि देखो सुप्रीम कोर्ट आपने ऑलरेडी अलाउ किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग आधार बना है कि इतना, अगर आपकी फैमिली इनकम इतने लाख रुपए से कम है तो फिर आपको प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्वेशन सीट्स का बच्चों के लिए मिलेगा। जैसे महाराष्ट्र में अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसकी एनुअल इनकम, वार्षिक इनकम 1 लाख से कम है, तो उनके बच्चों को महाराष्ट्र के प्राइवेट स्कूल्स में RTE राइट टू एजुकेशन के अंदर एडमिशन मिलता है। इनने यही बात कही कि जब सुप्रीम कोर्ट आपने आर्थिक आधार पर सीट्स का रिजर्वेशन स्कूल्स में प्राइवेट में किया है तो यहां पर आपको क्या दिक्कत है। तो इसलिए तमिलनाडु का ये जो पॉइंट है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो भारत सरकार ने इसको काउंटर करने का प्रयास किया है।
चलें नेक्स्ट बात करते हैं, 50% लिमिट मेड बाय एससी शुड बी अबॉलिश्ड। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुनना। तो तमिलनाडु की सरकार ने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि हमने ऑलरेडी 69% रिजर्वेशन दे दिया है, हम इससे ज्यादा कैसे दें। और सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी गाइडलाइन में क्या है कि 50% रिजर्वेशन से एक्सीड नहीं करना है। तो पता है क्या कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है, के वेणुगोपाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट से लड़ते हुए कहा कि ये 50% लिमिट सुप्रीम कोर्ट आपने तय कैसे की। यानी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद अपने जवाब देने के लिए कहा था कि आओ तुम जवाब दो, ईडब्ल्यूएस को डिफेंड करो। उल्टा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ डाला कि पहले आप बताओ कि आपने इंदिरा साहनी केस में ये 50% का जो लिमिट बनाई है कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपने किस बेसिस पे बना दिया, आपने क्या इसका आधार रखा है, ये इनसे ही पूछ लिया। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला इसको हटाओ, इस 50% की सीमा को सुप्रीम कोर्ट आप हटाओ। ठीक है, तो ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में सरकार का पक्ष मैंने आपको बता दिया। तो तमिलनाडु सरकार का मैंने पक्ष बताया, वो ईडब्ल्यूएस के अगेंस्ट हैं। और फिर मैंने आपको भारत सरकार का पक्ष बताया जो कह रहे हैं कि एससी एसटी ऑलरेडी बेनिफिट से लदे हुए हैं, इसलिए एससी एसटी को ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं करेंगे। 50% लिमिट सुप्रीम कोर्ट आप हटा दो। और इकोनॉमिक आधार पर आपने खुद ही प्राइवेट स्कूल्स में राइट टू एजुकेशन के अंदर जब रिजर्वेशन दिया है, तो इकोनॉमिक आधार पर क्यों ईडब्ल्यूएस को आप अलाउ नहीं करोगे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट अब देखते हैं क्या फैसला लेगा। अब एक पेटिशनर, इसके बीच में इतने सारी चीजों के बीच में एक नया पेटिशनर आया और उस पेटिशनर ने तो बिल्कुल एक अलग ही बात कह दी। देखो उसने क्या कहा, वन पेटिशनर मेड अ न्यू आर्गुमेंट इन द केस क्लेमिंग दैट रिजर्वेशन शुड बी गिवन इन ओनली लो स्किल जॉब्स। अब एक याचिका यह भी आई कि रिजर्वेशन केवल लो स्किल जॉब्स, जो लो स्किल जॉब्स हैं, जिनमें ज्यादा टैलेंट, ज्यादा स्किल नहीं चाहिए, जो निम्न श्रेणी के जॉब्स हैं, जो निचले श्रेणी के जॉब्स हैं, केवल उनमें रिजर्वेशन दो। जो अपर जॉब्स हैं, जो बड़े बड़े जॉब्स हैं, उनमें रिजर्वेशन इसलिए मत दो क्योंकि जब 70 साल में एससी एसटी की स्थिति रिजर्वेशन से अगर नहीं सुधरी है, समानता नहीं आई है, तो क्या कारण है कि आने वाले 50-100 साल अगर रिजर्वेशन कंटिन्यू हो जाएगा तो उनकी स्थिति सुधर जाएगी। ऐसा इस याचिकाकर्ता ने बोला है। इस याचिकाकर्ता ने यह भी बोला कि जिन लोगों को अभी तक रिजर्वेशन से बेनिफिट प्राप्त हुए उनका भी रिव्यू करो कि उनकी क्या स्थिति है, और अगर अच्छी है तो उनका रिजर्वेशन हटाओ। तो ये सब बातें अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के बीच में जारी। अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पांचों के पांचों जज हैं, इस बार जो 5 जज की बेंच बनाई गई है, जो 5 जज की बेंच बनाई गई है जो सुदामा कोटा ईडब्ल्यूएस कोटा पर फैसला सुनाएगी, ये सब के सब सवर्ण हैं, ये सब के सब अपर कास्ट हैं। अब ये इसलिए थोड़ा विवादास्पद बात हो है क्योंकि ये जो सीजेआई हैं, यू ललित सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यही बेंच बनाते हैं, यही सिलेक्ट करते हैं कौन कौन बेंच में शामिल होगा। अब भाई इनके पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस में मौजूद थे एससी एसटी के भी जजेस, लेकिन इन्होंने सभी सवर्ण लोगों को चुना है। और दिक्कत इस बात की है कि अगर मान लो ये लोग ईडब्ल्यूएस को कंटिन्यू रखने का फैसला देते हैं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने बायस्ड फैसला दिया है क्योंकि सभी के सभी जजेस कौन है, सवर्ण है, इसलिए आपने ईडब्ल्यूएस को कंटिन्यू करने का फैसला दिया। शायद ये भी मुद्दा बाद में उठ सकता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में फैसला लेता है। मैंने अपडेट के अंतर्गत आपके सामने तमिलनाडु सरकार, अलग अलग याचिकाकर्ताओं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष रखा। मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो निश्चित रूप से उन तमाम लोगों तक इसको पहुंचाएं जहां पे आपको लगता है कि उनको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी। आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं आपको क्लास कैसी लगी। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।